तो आज के महत्वपूर्ण क्लास में हम पढ़ने जा रहे हैं जूनागढ़ लेख। स्कंदगुप्त का जूनागढ़ अभिलेख जो है ये गुप्त काल के जितने अभिलेख है उसमें महत्वपूर्ण अभिलेखों में एक है। इसे हम याद रखेंगे। 457 ईस्वी के बाद का 3 तिथि दर्ज है इसमें, और सुदर्शन झील की कथा का अंत यहीं होता है। मैंने समझो कि मुख्य तौर पे अगर कहा जाए जूनागढ़ लेख स्कंदगुप्त ने जो जारी किया उसमें पूरा ये क्या क्या बताता है, एक एक करके इसको समझते हैं। तो नंबर 1 में है कि सुदर्शन झील के देख रेख की जिम्मेदारी गवर्नर प्रणदत्त को सौंपी गई, जिनके समय में 136 संवत माने 457 एडी में बाढ़ आया। उसके पुत्र चक्रपालित अब गवर्नर थे। उन्होंने एक साल में मतलब 137 संवत में बाढ़ पर नियंत्रण कर लिया। झील की मरम्मत की गई। इसी में बताया गया है कि गुप्त संवत 138 अर्थात 457 एडी में सुदर्शन झील को पक्का कर दिया गया और 100 हस्त लंबा 68 हाथ चौड़ा, हस्त माने हाथ समझेंगे, 100 हाथ लंबा 68 हाथ चौड़ा और 7 पुरुष ऊंचा बांध बना दिया गया एंड निकट में विष्णु मंदिर का निर्माण किया गया। इससे स्कंदगुप्त के प्रशंसा के गीत म्लेच्छ माने विदेशियों के देश में भी गाया जाने लगा। इस तरीके से इसमें काफ़ी इम्पोर्टेंट, अगर जूनागढ़ अभिलेख किस लिए प्रसिद्ध है तो सुदर्शन झील की व्याख्या के लिए प्रसिद्ध है। पूरा सुदर्शन झील की इसमें बातें की गई है कि सुदर्शन झील शुरू से लेके अभी तक में जो भी इसमें व्यवस्था किया गया उसमें इसके समय में उसकी जिम्मेदारी किसको दी गई तो गवर्नर प्रणदत्त को दी गई। और उसके बाद 136 में बाढ़ भी आ गया है। फिर उसके पुत्र चक्रपालित अब गवर्नर थे। उन्होंने एक साल में पुनः 137 संवत में बाढ़ पर नियंत्रण पा लिया। झील की मरम्मत भी की गई है। पुनः गुप्त संवत 138 में जिसे 457 एडी में सुदर्शन झील को पक्का बना दिया गया है और इसकी लंबाई चौड़ाई ऊंचाई ये सब फिक्स कर दिया गया है। उसमें बांध भी बना दिया गया है, 7 पुरुष ऊंचा बांध बनाया गया है और निकट में विष्णु मंदिर का निर्माण भी किया गया। तो इस तरीके से सुदर्शन झील किस मंदिर के किनारे है तो विष्णु मंदिर के किनारे ये समस्त। और इस तरीके से स्कंदगुप्त के प्रयास से सुदर्शन झील के निर्माण की वजह से उसकी महत्ता धीरे धीरे इतनी बढ़ती चली गई कि विदेशियों को माने मलेच्छों में भी ये स्कंदगुप्त फेमस होते चला गया। और नेक्स्ट है इसमें से इसी जूनागढ़ अभिलेख में बताया गया है कि उच्चतर पद के नियुक्तियों में योग्यता एवं वंश की सम्मिलित रूप शामिल हुआ। माने जितने भी बड़े बड़े जो पद होते थे उसमें योग्यता देखा जाता था और योग्यता के साथ साथ वंश भी देखा जाने लगा कि उच्च कुल के वंश के व्यक्ति को वो कम से कम दिया जा सके। और इसमें विष्णु मंदिर निर्माण की भी चर्चा है। तो इस तरीके से विष्णु मंदिर निर्माण की चर्चा की अगर बात करता है गुप्त वंश में कोई अभिलेख तो वह है जूनागढ़ अभिलेख, स्कंदगुप्त का जूनागढ़ अभिलेख। सामान्य परीक्षाओं में स्कंदगुप्त से संबंधित जूनागढ़ अभिलेख किससे संबंधित है तो हम याद रखेंगे स्कंदगुप्त से। और स्कंदगुप्त के समय में जूनागढ़ अभिलेख और किस लिए प्रसिद्ध है तो सुदर्शन झील के देख रेख की पूरी व्याख्या इसमें की गई है उसके लिए प्रसिद्ध है। तो इस तरीके से जूनागढ़ अभिलेख निश्चित रूप से हम लोग याद रखेंगे, भूलेंगे नहीं। सामान्य परीक्षाओं में गुप्त काल के जितने अभिलेख हैं जैसे जूनागढ़ अभिलेख स्कंदगुप्त का, मैंने बताया था भीतरी स्तंभ लेख स्कंदगुप्त का, और उसके बाद मैंने बताया था ये 2 अभिलेख इसके अति महत्वपूर्ण हैं। इसमें से दोनों का दोनों देखेंगे हम। और स्कंदगुप्त के अभिलेख को देख लें तो गुप्त साम्राज्य के बहुत सारे प्रशासनिक से लेके और उसके कार्यकलापों को हम जानकारी इसमें प्राप्त कर सकते हैं। इसी में हमने तुम्हें बताया बच्चों कि दामोदर ताम्रपत्र लेख कुमारगुप्त प्रथम का और विल्संड लेख भी कुमारगुप्त प्रथम का, ये दोनों भी पढ़ा दिया हूँ। बेग्राम ताम्रपत्र लेख चंद्रगुप्त द्वितीय से संबंधित है, इसे भी नहीं भूलेंगे। मथुरा लेख चंद्रगुप्त द्वितीय से संबंधित है, ये भी नहीं भूलेंगे। और महरौली स्तंभ लेख तो चंद्रगुप्त द्वितीय का काफ़ी इम्पोर्टेंट, इसे भूलने की ज़रूरत ही नहीं है बच्चों। और इस तरीके से हम इसकी आगे बताए थे कि प्रयाग प्रशस्ति लेख समुद्रगुप्त का काफ़ी इम्पोर्टेंट, मैं बोला था कि इसे भूलने की ज़रूरत नहीं, इसे नहीं भूलेंगे हम सभी। तो इस तरीके से हमने अभी तक बताया कि जूनागढ़ अभिलेख क्या है और जूनागढ़ अभिलेख के बाद से अब जो अभिलेख है
उसमें से डबल अभिलेख करके मैं तुम्हें पढ़ाने जा रहा हूँ। तो अब हम पढ़ेंगे इंदौर ताम्रपत्र लेख।